विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है MWA चैनल पे। आज हम लोग मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही संक्षेप में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड हो उतना ही पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। हम लोग त्रिभुज पढ़ चुके थे, वर्ग पढ़ चुके थे, आज हम लोग आयत शुरू कर रहे हैं। तो आयत के बारे में सबसे पहले आप बताइए कि आयत कहते किसे हैं। तो आप मन में समझ लिए होंगे आयत किसे कहते हैं, अब हम बता देते हैं। आयत किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। बात समझ रहे हैं आप हमारी? आयत किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यहां तक बात स्पष्ट है। ये आपका L लंबाई कहलाता है और ये आपका चौड़ाई B कहलाता है। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होगा। अब आपसे हम पूछें कि इसका परिमाप कितना होगा, तो आपको पता है कि परिमाप 2D में क्या होता है, तो चारों भुजाओं मतलब उसके सम्मुख बाह्य माप का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो अगर इसका परिमाप हम कहें तो लंबाई जो है आपका L 2 है और B 2 है, इसको जोड़ेंगे तो L प्लस B प्लस L प्लस B, तो ये जोड़ेंगे तो 2L प्लस 2B, तो यहाँ 2 कॉमन कर दिए तो L प्लस B, ये हमारा क्या आ गया? परिमाप आ गया। यहां तक किसी को किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल कोई आपसे पूछे तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें विकर्ण 2 होता है। विकर्ण आयत में कितने होते हैं? 2। ABCD, ये आपका क्या है? ABCD एक आयत है। और इसका विकर्ण अगर हम आपसे पूछें तो इसमें 2 विकर्ण हैं जिनका नाम क्या है? AC है और BD है। आयत में दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होगा? आपस में समान होगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। एक बात और आप समझिए, यहाँ पे विकर्ण पूछ लेता है कि विकर्ण बताइए कि उसकी लंबाई क्या है विकर्ण की। तो ये बताइए AC विकर्ण है और हम इसी AC का मान बता रहे हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये बताइए, यह AB और यह BC और ये AC, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और ये आपका कर्ण है। तो हम आपको क्या बताए थे कर्ण के लिए? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका जो आया ये क्या आ गया? विकर्ण आ गया। आपको 3 पॉइंट आयत में एकदम याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट परिमाप 2L प्लस B, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोनों विकर्णों की लंबाई आपस में समान होता है। यहां तक यदि आप बात हमारी समझ गए हैं तो हम इस पे आधारित जो प्रश्न पूछा गया है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में, वह एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार भूखंड है, तो सबसे पहले मेंसुरेशन के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक डायग्राम को स्केच करना चाहिए। एक डायग्राम बना लीजिए जो कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई B है, तो जो इसका लंबाई होगा वो आपका कितना है? 3B है। और भूखंड का क्षेत्रफल 768 है। ये भाई 3B है बाबू, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? B है और ये B है। अगर हम इसका क्षेत्रफल आपसे पूछें एरिया, तो क्या बताइएगा? 3B इंटू B बराबर कितना? 768, 768। 3 से कट रहा है तो काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छके 18। B का B में गुणा कराए तो B स्क्वायर बराबर 256। तो B बराबर कितना आ गया? 16। V का वैल्यू कितना आ गया? 16। आपसे यहां प्रश्न पूछ सकता था उसकी लंबाई बताइए, तो 16 3 48, चौड़ाई बताइए तो 16। लेकिन हमसे पूछा है भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो ये बताइए परिमाप होता क्या है?
परिमाप अगर आपसे हम पूछें क्या होता है तो आप बताइएगा 2l प्लस बी, अर्थात परिमाप में 2, l के जगह पे हम कितना रखेंगे तो 3b रखेंगे और b के जगह पे b रख दिए तो 2 गुणे 4b, तो 4 गुनी 8, b के जगह पे 16 रख देते हैं तो 16 बटे 128 किस में आ रहा है मीटर में, तो ये मीटर हो गया 128 मीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रश्न में आपसे 2-3 प्रश्न पूछ सकता था। सबसे पहले इतना इंफॉर्मेशन दे करके क्या एक प्रश्न पूछता भूखंड का परिमाप बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछ सकता था भूखंड की लंबाई बताइए तो 16×3=48, एक प्रश्न पूछ सकता था भूखंड की चौड़ाई बताइए 16, एक प्रश्न पूछ सकता था लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए, तो यहाँ 3 में से b जाएगा तो 2b बचेगा, 16 दूनी 32 हो जाता। तो और यहाँ परिमाप पूछा है तो हम लोग बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको दिख रहा है इस प्रश्न को आप एक बार बनाइए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आयत से ही आधारित ये प्रश्न है। एक आयताकार बगीचा है 100 मीटर गुणे 80 मीटर का है, इसका मतलब कि लंबाई जो है उसका वह 100 मीटर है और जो चौड़ाई है वो आपका कितने का है 80 मीटर का है। बहुत ध्यान से प्रश्न समझना है। उसके बाहर शब्द पे ध्यान देना है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, यही वो रास्ता है। बात समझ रहे हैं, यही पथ है, यही पथ है, ठीक है। उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, ये कह रहा है 10 मीटर और ये भी कह रहा है 10 मीटर। तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो ये बताइए। यहां से यहां तक ये 100 है और इधर का 10, इधर का 10, 10 20 जोड़ दिए तो 120 हो गया। ये आपका 80 है, इधर का 10, इधर का 10 जोड़ देंगे तो ये भी 20 जुड़ गया तो 100 हो गया। इधर आपसे हम एक प्रश्न पूछें, रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 120 गुणे 100 अर्थात 12,000 वर्ग मीटर। फिर आपसे पूछें बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल तो आप कहिएगा 100 गुणे 80, क्योंकि बगीचा यही है 100 लंबाई 80 चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 8,000 वर्ग मीटर। अब आपसे कोई पूछे कि रास्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रश्न में हमसे किसका मेंशन किया है रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। ये बताइए रास्ता सहित बगीचा, मतलब रास्ता भी है बगीचा सब मिला के 12,000 क्षेत्रफल और केवल बगीचे का 8,000, तो 12,000 में से 8,000 घटा देंगे तो रास्ता आ जाएगा, कितना आ गया तो 4,000 वर्ग मीटर। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। आयत के बारे में हम लोग जितना भी बात पढ़े हैं उसका आप परिमाप याद रखिएगा, क्षेत्रफल याद रखिएगा, विकर्ण याद रखिएगा। जो भी प्रश्न पूछेगा आप उस पर सॉल्व कीजिएगा। अभी हम लोग वृत्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, तो किसी स्थान से उसके चारों तरफ निश्चित दूरी लेकर के एक अगर सर्कल बनाया जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे वृत्त कहेंगे। और जो निश्चित दूरी है वो उसकी क्या कहलाता है त्रिज्या कहलाता है। किसी केंद्र के परितः चारों तरफ खींची गई रेखा वृत्त कहलाता है। वृत्त में ये आपका त्रिज्या है। अगर बात किया जाए कि वृत्त में सबसे लंबी रेखा तो उसके व्यास कहते हैं। वृत्त में खींची जाने वाली सबसे लंबी रेखा को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। और जो व्यास होता है वह 2r के बराबर होता है, अर्थात व्यास का हम आधा कर दें तो त्रिज्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं।
अगर व्यास यह 2 इधर लाते हैं तो व्यास का आधा त्रिज्या कहलाने लगेगा। तो आप ये व्यास समझ गए। वृत्त का क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत बताइएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू होता है वो आपका पाई का मान आप याद रखिएगा 22/7 या 3.14। 22/7 आप बताइए चाहे 3.14 बताइए, ये पाई का मान होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे p/q के रूप में हम न लिख पाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू आज तक एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि पाई का मान कोई भी गणितज्ञ अब तक इसका मान फाइंड नहीं कर पाए हैं। अगर इसके हम परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि की बात करें तो परिधि होता है 2πr। तो आपको यहाँ पे 2 बात याद रखना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि जो होता है वो आपका 2πr होता है। इतना बात यदि आप समझ गए, पाई का मान आपको याद हो और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात व्यास दिया हो तो उसका आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका वृत्त से संबंधित बात। अब हम लोग वृत्त के साथ ही अर्धवृत्त पे भी बात कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है उस पे बात कर लेते हैं। तो आप अर्धवृत्त अब समझ लीजिए इसी के साथ। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त का आधा। तो यही ना है वृत्त का आधा, यही बात है। ये आपका त्रिज्या होता है। हाँ, ध्यान दीजिए, इसका अगर हम परिधि आपसे पूछें कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिधि होगा आपका, वृत्त का परिधि 2πr, इसका आधा कर दीजिए आप प्लस। ये बताइए, आपको हम यहाँ एक एग्जाम्पल बताते हैं। यह एक वृत्त है, अर्धवृत्त यही होगा, ऊपर वाला मिटा दें। तो हम आपसे पूछें कि अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा, तो आप ये कहिएगा पाई आर, क्योंकि 2πr में आप 2 से भाग लगा दिए तो 2 से 2 ये कट गया है, पाई आर। लेकिन ये बताइए अब ना ये अर्धवृत्त बना तो ये रेखा तो जुड़ा है, तो इसमें हम जोड़ेंगे 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r। तो ये बताइए, अब आपको याद हो गया कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का यदि हम आपसे पूछें परिधि क्या होगा तो आप क्या बताइएगा? पाई आर प्लस 2r। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपको ये याद रखना है। अब इसी प्रश्न को अगर हम कहें कि पाई आर प्लस 2r को और क्या कहा जा सकता है, तो इसमें से r को हम कॉमन कर लेंगे और पाई का मान 22/7 और प्लस 2, तो यहां हो गया r, 7 दूनी 14, 14 जोड़ दिए तो 36/7। तो इसी बात को देता है 36/7 इंटू r। तो परिधि का 2 फार्मूला, फार्मूला तो एक ही है, उसी से ये दोनों आ रहा है। ध्यान दिया जाए, आपका ये परिधि हो गया पाई आर प्लस 2r, ये भी परिधि है 36/7 इंटू r। ये दोनों आपके दिमाग में रहना चाहिए। कभी कभी दे देगा त्रिज्या इतना है और वृत्त का परिधि बताइए, तो डायरेक्ट त्रिज्या यहां रखिए, काट दीजिए, आंसर ला दीजिए, बात खत्म। अब आपसे अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, बटे में 2 कर दीजिए। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। और क्षेत्रफल कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। परिधि कितना होगा? तो पाई आर प्लस 2r। और आपसे अगर पूछा जाए कि परिधि अन्य बताइए, तो 36/7 इंटू r। जब आप इतना बात समझ गए, वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है या 3.14 होता है। अब हम लोग इस पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, यह प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें। किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया जाए, तो सबसे पहला बात तो ये समझिए कि आप एक वृत्त को बनाइए, इसका कुछ व्यास आप रखिए, d मान लेते हैं व्यास।
और व्यास को दुगुना करना है तो एक अन्य वृत्त बना दिए, और इसका जो व्यास है वह 2d हम मान लिए, क्योंकि इस व्यास का ये डबल है। अब ये बताइए त्रिज्या होता कितना है, तो व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका त्रिज्या कितना होगा तो d/2 बताइएगा। इसका आपसे यदि हम पूछें कितना होगा तो ये भी आप बताइएगा 2d/2। तो 2 से 2 कट गया तो त्रिज्या d हो जाएगा। अब आप बताइए दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, πr² मतलब d²/4। यहां पे क्षेत्रफल पूछे तो क्या बताइएगा, πr² मतलब d²। पाई से पाई कैंसिल हो गया, d² से d² कैंसिल हो गया, तो 1:4। अब ये बताइए क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो सीधा सीधा बात है कि 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा, 4 गुना। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न इसलिए हो गया कि इसमें हेक्टेयर दे दिया। तो सबसे पहला बात तो आप ये समझिएगा कि 1 हेक्टेयर में होता क्या है, हेक्टेयर में कितना मीटर होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर पर इस पर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है, तो वृत्त अगर मान लीजिए हम यहाँ एक वृत्त बना दिए, इसका त्रिज्या r हो गया, इसी का क्षेत्रफल दे रहा है इतना हेक्टेयर, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, πr²। अब πr² का मान कितना है, तो 13.86 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000, तो इसमें अगर हम 10,000 से गुणा करा दें तब यह किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। यहां पे देखिए, यहां 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा। पाई का मान 22/7, r² बराबर 1386 × 100 मीटर स्क्वायर। 11 दूनी 22, 11 एकन्नम 11, आपका 2 बच गया, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 2 से काट दिए तो 2 छक्के 12, 2 23 63। r² बराबर यहाँ 7 है, यहाँ 63 है, 100 है। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 सत्ते 63, आइए 7 यहां चला गया और पुनः 100 आ गया। अब आप ही बताइए r का मान निकालेंगे तो 9 बाहर आएगा तो 3, 2 को 7 है तो 1 को 7, 100 में से बाहर आएगा तो 10, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि r² है, r का मान निकाल रहे हैं। तो त्रिज्या हो गया 7 × 21, 210, त्रिज्या पता चल गया। अब ये बताइए बाड़ लगाना है तो बाड़ कहां लगता है, उसके चारों तरफ लगेगा। तो इसका मतलब कि वृत्त की परिधि पे अब हम बात करेंगे, परिधि कितना होगा वृत्त का, तो आपका जवाब होगा 2πr। 2 का मान तो 2 है, पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या कितना है 210। अब एक बात और समझिए, इतना मीटर तो ये परिधि है, 1 मीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है आपका, तो 3.2 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 3.2 रुपए। तो इतना मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए मान लीजिए 2 रुपया, तो 2 मीटर के लिए 4 रुपया, गुणा हो रहा है। तो 1 मीटर के लिए 3.2, तो इतना मीटर के लिए गुणे 3.2, अब ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। बात समझ गए। अब यहां पे देखिए, इस दशमलव को हटाएंगे तो ये 0 कैंसिल हो गया। अब 7 3 21 हो गया। अब गुणा करा देते हैं तो 2 3 6 दूनी 12 और 1 13 गुणे 32। 132 में अब 32 का गुणा करा देंगे, तो गुणा हम करा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 4,224 रुपए। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया 4,224। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2024 में पूछा है। 1 हेक्टेयर का मान आप याद रखिएगा कितना होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न आपको दिख रहा है यह आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 का ये प्रश्न है।
आप इस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। केंद्र ए और बी वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं, केंद्र ए और बी 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यदि वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या 8 है, केंद्र ए है, और एक दूसरा वृत्त है जिसकी केंद्र बी है, और ये दोनों बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। यह लेंथ आपका 8 दिया है और ये आपका 4 दिया है। बात स्पष्ट है। यदि वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो व्यास ए बी वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, आप इसे, अब ए बी व्यास हो गया, यही व्यास है। अब हम आपसे पूछें कि ए बी का लंबाई कितना है, तो आप बताइएगा 12। तो ये बताइए, तो व्यास हो गया, त्रिज्या कितना हो जाएगा? ए बी व्यास है, यहां हम लिख देते हैं व्यास 12, तो त्रिज्या कितना? 6। बस बात खत्म हो गया। अब इसका क्षेत्रफल अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताइएगा पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया, त्रिज्या 6, 6 का स्क्वायर तो 36 पाई, किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट डाउन आप इसे कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस प्रश्न को एक बार पढ़िए। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। समकेंद्रीय के बारे में अभी हम आपको नहीं बताए हैं। दो समकेंद्रीय वृत्तों, समकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? ये जो समकेंद्रीय वृत्त लिखे हैं इसे हम किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वैसा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। मेरा बात नहीं समझे होंगे, समझिएगा। दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो उसे हम समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो प्रश्न में कहा कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। ये आपका 11 बाह्य जो त्रिज्या है 11 है, आंतरिक त्रिज्या जो है वो आपका 4 है। तब पाई का मान 22/7 के आधार पर दोनों वृत्तों का वलय का क्षेत्र कितना होगा? तो सबसे पहला बात तो ये समझिए कि जब भी वृत्त का प्रश्न देता है तो पाई का मान कभी कभी दे देता है 22/7 यूज कीजिए या 3.14 यूज कीजिए। एक बात और समझिएगा, ये तो हो गया। एक बात ये समझिए कि पाई का मान दे दिया। अब वलय का क्षेत्र जो होता है ये आपका वलय का क्षेत्र है। दो वृत्तों के बीच की जो दूरी है, दूरी नहीं, दो वृत्तों के बीच का जो क्षेत्र है वही वलय का क्षेत्र कहलाता है। जो हम ये डॉट 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 कर दिए हैं यही क्या है? वलय का क्षेत्र है। और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये कौन नहीं बता देगा? सबसे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह वलय का क्षेत्र आ जाएगा। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वलय का क्षेत्र आ जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस पाई आर स्क्वायर का मतलब अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यही क्या हो गया? वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल हो गया। पाई हम कॉमन कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। पाई का वैल्यू आपका होता है 22/7। 121 में से 16 जाएगा तो 105 बचेगा। 7 से गुणा करा देंगे, 7 से भाग लगा देंगे तो 7 × 9 7 बचे 35, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो डॉटेड है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वृत्त हम लोग समझ लिए। अब हम लोग थोड़ा सा त्रिज्यीय खंड के बारे में समझ लेते हैं, या अर्धवृत्त का एक प्रश्न हम आपको देते हैं, आप उसे सॉल्व कीजिए। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल से आधारित है। अब इस प्रश्न को एक बार आप पढ़िए और आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर हम बात करें अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये बताइए अर्धवृत्तीय क्या होता है? तो अर्धवृत्त होता है, क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कोई आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 बताइएगा कि नहीं बताइएगा? हम लोग अभी ना पढ़े हैं अर्धवृत्त क्या होता है? वृत्त का आधा, इसका वैल्यू दिया है 308। अब इस 2 को हम यहां भेजेंगे। पाई का मान आपसे पूछे तो 22/7। यहां देखिए प्रश्न में भी मेंशन किया है कि पाई का मान 22/7 लेना है। गुणे आर स्क्वायर बराबर 308 गुणे 2
अभी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर बराबर 28 को हम लिखेंगे 7 चौक 28, ये 7 यहाँ, ये हम इसलिए इसको तोड़ के लिखते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने में हमें आसानी हो, आर का मान निकालना आसान हो। 2 गो 7 है तो 1 गो 7 हो गया, 4 का 2 हो गया, तो 7 दूनी 14, ये आपका मीटर हो गया। ये बताइए ये है क्या? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का त्रिज्या पता चल गया कितना है? 14 है। अब कह रहा है कि उसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई, और रेलिंग कहाँ लगता है? यही ना रेलिंग है, इसे घेरने के लिए रेलिंग की लंबाई, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना हो, वही हो गया। ये बताइए अब इसकी परिधि, परिधि हम आपको बता चुके हैं, याद है? अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r या 36/7 इंटू त्रिज्या, तो हम वही लिख देते हैं आपका 36 बटे, ये आपका 36/7 है, इंटू आर त्रिज्या होता है, ये आपको बता चुके हैं ना। इसी को एक हम लोग एक और तरीका समझे थे कि पाई आर प्लस 2r। अभी तो बताइए 36/7 इंटू त्रिज्या कितना लाए हैं? 14, तो 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 मीटर। ये हमारे प्रश्न, क्योंकि परिधि जो होता है वो मीटर में होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। ये आपका मीटर स्क्वायर था, ठीक ना, 308 मीटर स्क्वायर। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड जो होता है बाबू, इसे हम लोग सेक्टर कहते हैं। त्रिज्यखंड होता क्या है? तो किसी भी वृत्त में आपको 2 त्रिज्यखंड दिखाई देगा। अगर इसमें हम इस तरह से लगा दें और यह एक थीटा मान लें, तो इसमें 2 त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है, एक लघु त्रिज्यखंड और एक बृहत त्रिज्यखंड। आपको दिख भी रहा है कि यह छोटा है और ये बड़ा है, तो ये छोटा त्रिज्यखंड और ये बड़ा त्रिज्यखंड, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर हम बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो दूरी है, इसे हम लोग चाप कहते हैं। क्या कहेंगे? चाप, आर्क होता है, इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये आपका त्रिज्या आर है, बात स्पष्ट है। तो इसमें होता ये है ना कि थीटा का वैल्यू दे देगा, त्रिज्या दे देगा और पूछेगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। सबसे बेसिक प्रश्न, अगर हम आपसे कहें कि इस बिंदु पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, अगर हम ये पूरा मिला दें तो आपका जवाब होगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री के एंगल पे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। हम आपसे कहें कि 1 डिग्री में कितना क्षेत्रफल होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री होगा। फिर आपसे पूछें कि थीटा डिग्री पर कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे में 360 इंटू थीटा होगा। अब आप ही बताइए ये जो डाटा आया है ये किसका क्षेत्रफल है? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। एक बात और समझिए, थीटा बराबर एल बाई आर होता है रेडियन में, बात समझ रहे हैं? थीटा का जो वैल्यू होता है एल बाई आर किस में होता है? रेडियन में। कभी कभी एल दे देगा, आर दे देगा और थीटा आपसे जानना चाहेगा, तो थीटा का वैल्यू आपका रेडियन में आएगा, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाता है। एक बात और समझिए, अगर हम आपसे कहें कि 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है, इसे आप रेडियन में बदलिए। कभी कभी प्रश्नों में इस तरह का देखा गया है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 90 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए, सिपाही वगैरह के लेवल पे। तो अगर हम 90 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कराते हैं। पाई क्या है? रेडियन। पाई रेडियन है और 180 डिग्री है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे पाई रेडियन बटे 180 डिग्री, तो इस डिग्री से ये डिग्री कट गया, 90 से 180 कट गया 2 बार में, तो पाई बाई 2 रेडियन। तो कहीं 90 डिग्री लिखा हो चाहे पाई बाई 2 रेडियन लिखा हो, तो दोनों बात आपस में बराबर है। एक बात और समझिए, अगर हम आपसे कहें कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है और इसे पाई बाई 180
रेडियन में चेंज करना है 60 डिग्री को, तो यहाँ 361800 कट गया था, तो हम ये कहेंगे π/3 रेडियन। बात समझ गए? तो एक बात आप ये समझे हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने से समय π/180 से गुणा कराते हैं। यदि यही बात हम आपसे कहें कि रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन मान लीजिए π/6 रेडियन है, इसको हम कहें आपसे कि डिग्री में बदलिए, तो आपका जवाब ये होगा कि π/6 रेडियन इंटू 180 डिग्री बटे पाई रेडियन। ध्यान क्या देना है कि जब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई, आज जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180। बैक करके मेरी बात दो बार सुन लीजिएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3618 अर्थात 30 डिग्री। बात समझ गए? तो रेडियन को डिग्री, डिग्री को रेडियन। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बस आप अभी इतना याद रखिए, इस पे बहुत सारा प्रश्न बन सकता है, लेकिन हम लोग एक प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना को दर्शाएगा। चलिए, तो एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जो प्रश्न आपको दिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक 50 मीटर गुणे 50 मीटर वर्गाकार घास के खेत के एक कोने पर स्थित खंभे से एक घोड़ा 20 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। खेत के उस हिस्से का क्षेत्रफल जिसे घोड़ा चर सकता है कितना है? चलिए इस बात को समझा जाए। तो सबसे पहले एक वर्गाकार घास का खेत बना दीजिए। वर्गाकार मतलब 50-50 मीटर। बात स्पष्ट है? किसी भी एक कोने पर घोड़े को बांध दीजिए। घोड़े के गले में जो रस्सी है वो 20 मीटर लंबा है, तो 20 मीटर कहाँ तक होगा? इसके आधे से कुछ कम होगा, यही तो चरेगा। ध्यान दीजिए, ये आपका घास का मैदान है, बाकी इसके बाहर जो चीजें हैं वो घास का मैदान नहीं है। ये आपका क्या है? घास का मैदान। ये टोटल घास है, ये टोटल क्या है? घास का मैदान है। लेकिन ये घोड़ा तो इधर भी घूम सकता है क्योंकि रस्सी 20 मीटर का है, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20, लेकिन चरने योग्य उसे घास बस यही मिलेगा जो ये हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ किए हैं लाइन। और ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बताइए, जहाँ अभी हम मार्कर चलाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा, घोड़ा इतना ही दूरी चरेगा। बात समझ रहे हैं? और यही क्या है? त्रिज्यीय खंड है। इस बड़े वृत्त का यह त्रिज्यीय खंड है। इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि उस खेत के उस हिस्से का क्षेत्रफल जिसे घोड़ा चर सकता है कितना है। तो ये बताइए, हम लोग अगर सॉल्व करें कितना डिग्री पे? तो 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्या होगा क्षेत्रफल? तो πr² बटे में 360 इंटू 90, क्योंकि यहाँ थीटा रहता है तो थीटा हो जाता है। यही ना सेक्टर का क्षेत्रफल होता है, πr² बटे 360 इंटू थीटा। अब यदि हम आपसे एक बात पूछें कि पाई का मान क्या लिया जाए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 22/7 ले लिया जाए या 3.14 ले लिया जाए। अब प्रश्न में मेंशन नहीं किया है कि पाई का मान क्या लेना है। इस सिचुएशन में आप स्वतंत्र हैं। आप एक काम कीजिए, पाई का मान आप यहाँ 3.14 लीजिए। अभी आपको इसका फायदा बताएंगे। त्रिज्या कितना है? 20, तो यहाँ 20 गुणे 20 अब बटे में 360 इंटू 90। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा तो कितना बचा? 314। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौको 36, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्ट में आपको दिख रहा है 314 क्या? मीटर स्क्वायर। अब बात यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे 22/7 आप रख देते तो कैलकुलेशन करते करते आप थक जाते, उसके बाद 314 के इर्द गिर्द आता डाटा। तो हमें ये देखना है कि अगर नहीं मेंशन किया है पाई का मान तो आप स्वतंत्र हैं 22/7 और 3.14 रखने में, क्योंकि दोनों का मान लगभग में बराबर है, कंप्लीट बराबर नहीं है। 3.14 और 22/7 आपस में एग्जैक्ट बराबर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है उसमें। जब हम ये 3.14 रखे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव खत्म हो जा रहा है 0 0 से, बस वही हमको बेनिफिट दिखा है और उसके बाद हमारा आंसर 314 आ गया। तो चलिए, त्रिज्यीय खंड पे आधारित जो बात था हम लोग समझ लिए। अब जो है हम लोग इसके आगे शुरू कर रहे हैं चतुर्भुज। हम लोग बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर
चतुर्भुज। बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों तथा समानांतर हों, समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्या गुरुजी बताया है, बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, मार्कर रेड ढूंढ रहे थे। समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तथा क्या हो, समानांतर हो। ए बी सी डी मानिए, तो ए बी का लंबाई अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, एल मान लें, तो सी डी की भी लंबाई एल। हाँ, सी बी का अगर लंबाई हम एम मानते हैं तो यह भी कितना होगा, एम। एक बात और समझिएगा, ए बी जो है वो समानांतर है डी सी के, ये समानांतर का सिंबल होता है। एक बात और समझिए, और ए डी जो है वह भी समानांतर है बी सी के, मतलब ये समानांतर भी हैं और बराबर भी हैं। ए बी और सी डी समानांतर भी है और लंबाई में बराबर भी है। तो कोई आपसे पूछे कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो समानांतर का मतलब रेखाएं समानांतर होंगी, लेकिन जो रेखाएं समानांतर होंगी वो आपस में बराबर भी होंगी, वही समानांतर चतुर्भुज है आपका। इसके बारे में अगर बात करें कि इसका परिधि क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो आपका जवाब होगा जो आयत का होता है 2a + b, अर्थात a और b क्या है, भुजाओं का योग है और 2 से गुणा, क्योंकि बराबर बराबर है 2 2। और इसका क्षेत्रफल का अगर हम आपसे बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, या परिमाप होता है 2a + b। सर्वाधिक प्रश्न आपका क्षेत्रफल से ही पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो इसके बारे में बस हम लोग यही याद रखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं जब उसका क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप इसे याद कर लिए होंगे और इस पे आधारित एक हम प्रश्न आपको देते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में। उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है, तो आप एक समांतर चतुर्भुज बना दीजिए जो इसका आधार है ऊंचाई से दोगुना है। तो ऊंचाई इसमें क्या होगा, ये आपका ऊंचाई है, बात समझ रहे हैं, ये ऊंचाई है 90 डिग्री बन रहा है। आधार जो है ऊंचाई का डबल है, आधार ऊंचाई का डबल है, बात खत्म। क्षेत्रफल हम आपको अभी बताए हैं क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 2h है और ऊंचाई h है, इसका क्षेत्रफल 392 दिया है। 2 से अगर इसे हम काटे तो 2 1 9, 2 6 12, h का h में गुणा कराएंगे तो h² 196, तो h बराबर कितना बाबू, 14। अब आप एक बात बताइए, पूछा है इसकी ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई हमारा 14 आंसर हो गया। यही अगर हमसे पूछ देता कि आधार बताइए तो 14 दूनी 28 हम बता देते। कोई इसमें दुविधा है आपको, आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। जो प्रश्न आपको दिख रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है। बात स्पष्ट है इतना? चलिए, यदि हम आपसे बात करें एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, ये हो गया आपका 2 आसन्न भुजा। इसमें जो आपको बड़ा दिख रहा है उसे आप 18 मान लीजिए, जो छोटा दिख रहा है वो 15 मान लीजिए। ये आपका 18 हो गया और ये आपका 15 हो गया। 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है। छोटा भुजा आपको दिख रहा है कहाँ है, ये है आपका छोटा, 15 और 15। ये जो है कितना लेंथ इसका बताया जा रहा है, 12। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं। पूछ रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, तो यही बड़ी भुजा है, इनके बीच की दूरी h है। आप एक बात बताइए, जब हम आधार इसे मान रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आधार है तो इसके लिए ऊंचाई का कार्य तो ये कर रहा है, तो आधार गुणे ऊंचाई 15 गुणे 12, मेरा बात समझे हैं, ये क्षेत्रफल आ गया
आधार ये तो ऊंचाई ये, आधार ये तो ऊंचाई ये। तो आधार अगर हम 18 मानेंगे तो ऊंचाई हमारा h होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल है। मेरा बात ध्यान से समझिएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, अगर हम ये आधार लिए तो ऊंचाई का काम ये, तो ये संख्या गुणे ये क्षेत्रफल, ये तो इसके लिए ऊंचाई ये, तो ये दोनों का गुणनफल क्षेत्रफल होगा। बात स्पष्ट है। 6 दूनी 12, 36 18, 3 5 15, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका h का मान, और यही ऊंचाई है किसके, तो दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 10 आ गई, और ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं समचतुर्भुज। हम लोग समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समचतुर्भुज, देखिए बाबू, हम लोग बस उतना ही पढ़ रहे हैं ना, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये होता क्या है। इसके बारे में जो बेसिक प्रश्न पूछेगा, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको जानकारी रहे। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वह वर्ग कहलाने लगेगा। प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाएगा। 90 डिग्री एंगल का बात नहीं हो रहा है, भुजा ए है, ए है, ए है, ए है। थोड़ा सा हम आकृति को इस तरह कर दिए, इस तरह कर दिए, अब ठीक है, क्योंकि वह वर्ग का शेप दिख रहा था। अब ये समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होती हैं, बस इतना बात याद रखिएगा, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। अगर इसका परिमाप की अगर हम बात करें, परिमाप, तो परिमाप होता है 4a, ये क्या है, भुजा है। क्षेत्रफल का अगर हम इसके बात करें तो आधार गुणे ऊंचाई, इसका भी क्षेत्रफल होता है, आधार गुणे ऊंचाई। बात स्पष्ट है। इसका एक और क्षेत्रफल होता है, अगर वहां हम लोग बात करें तो ये जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2। d1 d2 क्या होता है, तो ये इसके विकर्ण को बताता है। हम आपसे पूछे कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो दूगो होगा विकर्ण। बात स्पष्ट है। इसमें दो कंडीशन और है। आप सबसे पहले समचतुर्भुज के बारे में समझ गए कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, परिमाप 4a होता है, क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई होता है, और एक और क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2। d1 और d2 क्या है, विकर्ण है। कोई दुविधा है आपको इसमें? नहीं। तो हम इसे अभी मिटा करके कुछ विकर्ण के बारे में समझाना है, वो हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसे हम मिटा दिए। विकर्ण के बारे में एक टर्म्स कंडीशन ये है कि समचतुर्भुज में लिखते हैं इसको, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मतलब जहां काटते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात स्पष्ट है। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात स्पष्ट है। और एक और बात, जहां विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, अपने आप को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक और पॉइंट यहीं पे लिखना है, विकर्ण जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वहीं अपने आप को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोनों बात हम जो आपको लिखवाए हैं, बहुत भी आई ये है इस समचतुर्भुज के लिए। क्योंकि अगर ये आपको पता रहेगा तो इतना मान के चलिए कि आप किसी तरह का प्रश्न समचतुर्भुज का आप डील कर लीजिएगा। ये भाषा हम अपने मन से लिखे हैं, इसका भावार्थ जो है अभी हम आपको समझा देते हैं। अगर आपको ये समझने में बहुत तकलीफ हो तो हम आपको 1 सेकंड में बता देंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। चलिए, समझ गए? आइए यहाँ पे
हम क्या बोले हैं समचतुर्भुज के बारे में, ध्यान से सुनना है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बात क्लियर हो गया। इसके जो विकर्ण एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेदित करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये पहला बात हो गया इस दोनों नियमों में। एक बात ये कि जो ये कटा है यहां से ये दोनों अपने आप को बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं और ये आपस में बराबर बराबर। अगर हम कहें, ध्यान से सुनिए, ए बी सी डी, अगर हम कहें AC का लंबाई 20 है, AC 20 का है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा। अगर हम कहें BD 16 का है तो ये 8 होगा, तो ये 8 होगा। अब आप इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा और आप अगर इसे समझ गए तो बेहतर है। एक हम प्रश्न इस पे आधारित आपको दे देते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल है। तो आप ये बताइए कि एक समचतुर्भुज की चारों भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब परिमाप 40 है तो 4a परिमाप आपको बताए हैं और यही 40 है तो 4 से इसको काटेंगे तो 10। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उस समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो 10 10 10 की हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई 5 है, इसकी जो ऊंचाई है ये 5 है। तो आप ही बताइए क्षेत्रफल आपको क्या बताए हैं, आधार गुणे ऊंचाई, तो 10 गुणे ऊंचाई 5 अर्थात 50 वर्ग मीटर हमारे ये प्रश्न का आंसर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, ध्यान दीजिए। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये बताइए क्षेत्रफल आपको अभी बताया ना क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 भी होता है। d1 d2 क्या है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो 1/2 d1 के जगह पे 10 और d2 के जगह पे 30, तो 5 10 5 3 15 150 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे प्रश्न थे समचतुर्भुज के। अब हम लोग समलंब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का सिर्फ एक युग्म समानांतर हो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। नहीं समझे, आकृति आपको दिखाते हैं। यह एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। कारण क्या है कि इस चतुर्भुज का अगर हम नाम करें तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के, लेकिन AD समानांतर नहीं है BC के। क्योंकि समानांतर मतलब क्या होता है, दो ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे और पीछे बढ़ाने के बाद वह अनंत पे प्रतीत हो कि कहीं मिल रही हैं लेकिन मिलती नहीं हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से तो कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाएगा, लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए, इसे हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाए, इसे भी आगे बढ़ाए, इसे भी आगे बढ़ाए, इसे भी बढ़ाए, तो ये कहीं जा करके मिलेंगे नहीं, रेलवे ट्रैक की तरह है। लेकिन जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जा करके क्रॉस कर जाएंगे। तो वैसा चतुर्भुज जिसका सिर्फ भुजाओं का एक युग्म का मतलब दो भुजाएं आपस में समानांतर हो, अन्य एक भुजाओं का युग्म समानांतर न हो, तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि समलंब चतुर्भुज का जो ऊंचाई होता है वह समानांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। अगर हम पूछें कि इसमें ऊंचाई क्या है तो आप कहिएगा यही ऊंचाई है जिसे हम D से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम कहें कि समानांतर भुजाओं का लंबाई यह स्मॉल a है और यह CD का वैल्यू स्मॉल b है और आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई h। a और b क्या है, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई का योग है। a प्लस b क्या है, तो ये जो बताया आपको अभी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्षेत्रफल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण VVI फार्मूला है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे आपको दे देगा और कुछ भी देखिए, दो भुजाओं का योग ऊंचाई से गुणा आधा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। बात स्पष्ट है। कैसा प्रश्न देगा समलंब पे, तो एक प्रश्न हम आप लोगों को दे देते हैं।
जो प्रश्न आपको दिख रहा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और उनकी बीच लंब दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई पूछा है। एक बात बताइए, सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाइए आप। ठीक, अब ये बताइए, क्षेत्रफल दे दिया, समांतर भुजाओं का अनुपात 3 और 5 है, तो 3, 5 में हम इसे 3x और इसे 5x मान लें तो कुछ गलत तो हम करेंगे नहीं। इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी ये 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया है, आप ही बताइए क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग 5 और 3 8x इंटू 12 बराबर कितना 384। 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 4 से काटें तो 4 9 36, 4 छके 24, 12 बट्ठे 96, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। हमसे पूछा है समानांतर भुजाओं में से छोटी है, तो छोटी भुजा कौन सी है, छोटी भुजा जो है 3x है। अभी बताइए 3 × 8, 8 त्रिका 24 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। बड़ा पूछ देता तो 8 × 5 = 40 कर देते। बात स्पष्ट है। एक बात और हो सकता है, कभी कभी ये जो असमानांतर भुजाएं हैं इनका भी लेंथ पूछ लेता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी ये दोनों हिस्सों में बराबर बराबर मटता है, तो खैर वो सब लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, कभी बाद में उस पर विचार हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आप बस इतना याद रखिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, याद रहे। और इसी तरह का बेसिक प्रश्न पूछना होगा तो पूछेगा आपसे। तो चलिए हम लोग आयत में एक प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है आयत का, उस प्रश्न को हम आपको करा देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ये प्रश्न आपको दिख रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8:7 के अनुपात में है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम यहाँ एक आयत है, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का प्रश्न है, इसीलिए इसको हम करा भी रहे हैं। एक आयत का लंबाई चौड़ाई जो है, तो लंबाई आपका 8x मान लेते हैं और चौड़ाई आपका 7x मान लेते हैं। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परितः परिमाप के अनुदिश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है जो यहाँ से दौड़ना शुरू किया और दौड़ते 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 पुनः यहाँ आ गया, तो एक चक्कर मार लिया। उस एक चक्कर को पूरा करने में उस व्यक्ति का चाल दिया है और समय दिया है, तो हम आपसे दूरी पूछें तो आप बता दीजिएगा ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ अगर हम लिखें कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप बताइएगा चाल गुणे समय। हम आपसे पूछें चाल कितना है, तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है, तो 2.5 मिनट। मिनट में अगर हम 60 से भाग लगा दिए तो ये भी घंटे में कन्वर्ट हो गया। अर्थात यह जो रिजल्ट हमें मिलेगा यह किस में मिलेगा, आप कहिएगा किलोमीटर में। अगर इसमें हम 1000 से गुणा करा दें तो अब यह किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अब आप ही बताइए, यहाँ जो 2 जीरो दिख रहा है, ये 2 दशमलव खत्म हो गया, यहाँ का ये जो 2 जीरो था यहाँ से 2 दशमलव खत्म हो गया। अब यहाँ के 1 जीरो से ये भी कैंसिल हो गया। अब 6 से इसको काटेंगे तो 6 से काटेंगे 6 चौको 24, 6 अट्ठे 48। अब देखिए 25 बट्ठे 200, अब 25 चौको 100। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, 6 चौको 24 और 48, तो 20 बच गया 120, अर्थात 120। 25 बट्ठे 200, ओ 1200 आएगा ना, सॉरी 100। 25 बट्ठे 200 तो 20 बच गया, 25 चौको 100, 120, अर्थात 1200 मीटर। दूरी कितना आ गया, 1200 मीटर। यहाँ से लेकर के कहाँ तक, टोटल यहाँ तक की दूरी 1200। ये बताइए इसका परिधि ही तो ये है, परिधि अर्थात परिमाप। हम आपसे पूछें कि इसका परिमाप कितना होगा, तो आप कहिएगा 2a + b, अर्थात 8x + 7x, और इसी का वैल्यू कितना है, 1200 है। 2 से इसको काट दिए तो 2 छके 12, 15 हो गया। x बराबर 600, 15 चौको 60, 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40। हम आपसे पूछें कि इसका लंबाई कितना है, तो 8 × 40, अर्थात 4 × 8 = 32,
20। हम आपसे पूछें कि इसका चौड़ाई कितना है तो बताइएगा 7 गुणे 40 अर्थात 7 चौक 28 280 मीटर और यहाँ कितना 320 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल कोई आपसे पूछे एरिया तो आप बता दीजिएगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 320 गुणे 280। अब यहाँ 2 जीरो हो गया, 28 दूनी 56 का 6 हो गया, 5 हो गया, 28 तिहाई 24 8 और आपका 5 नहीं 89, इतना ही आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। तो 89,600 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई आप थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे सही है। तो इस प्रश्न को बढ़िया प्रश्न था, 2024 का पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिखा हमें और उस शिफ्ट का अच्छा प्रश्न होगा। तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। कम समझ में आया हो तो एक बार पुनः बैक करके भी देख लीजिएगा। हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बहुभुज पे भी बात कर लेते हैं। बहुभुज, बहुभुज पॉलीगन, बात स्पष्ट है। पॉलीगन होता क्या है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को पॉलीगन कहते हैं। बात समझ रहे हैं, 3 होना चाहिए या उससे अधिक। त्रिभुज एक बहुभुज के अंतर्गत आएगा, चतुर्भुज बहुभुज आएगा, पंचभुज बहुभुज कहलाएगा। तो बहुभुज में 2 तरह का होता है, एक समबहुभुज होता है, एक बहुभुज होता है। समबहुभुज को रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। समबहुभुज में क्या होता है, जिसकी भुजाएं समान होती हैं। समबहुभुज में क्या होता है, भुजाएं समान होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो निकालेंगे, 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, या तो भुजाओं की संख्या बताएं या आपसे 2 तरह के प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। बहुभुज में कुल अंतःकोणों का योग या प्रत्येक कोण, या कभी कभी कोण दे देगा तो आपसे भुजाओं की संख्या पूछ लेगा या विकर्ण पूछ लेगा। आइए इस पे विचार करते हैं। बहुभुज, बहुभुज में कुल अंतः कोणों का योग n-2 इंटू पाई, पाई का मान 180 रखना है। ध्यान दीजिए, कोई भी बहुभुज हो, समबहुभुज की बात मैं नहीं कर रहा है, कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज में कुल अंतः कोणों का योग n-2 इंटू पाई होता है। अब हम आपसे पूछें कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज है, उसमें कुल अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 गुणे 180। बात समझ रहे हैं। हम आपसे कहें कि एक चतुर्भुज है तो n-2 इंटू पाई का मान 180। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, वह एक बहुभुज है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 180, 18 दूनी 36, 300। किसी भी चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। बात समझ रहे हैं। एक पंचभुज है, 10 भुज है, कोई भी हो, 10 में से 2 घटाइए, चाहे 12 है तो 12 में से 2 घटाइए, 10 गुणे 180। कैलकुलेशन आसान था तो इसीलिए 12 कर दिए उसे। तो आप समझ गए ना मेरी बात को, कि बहुभुज किसी प्रकार का हो, उसके कुल अंतः कोणों का योग कितना होगा, n-2 इंटू पाई। सेकेंड पॉइंट इसमें समझना है कि बहुभुज नहीं, समबहुभुज, समबहुभुज में कुल अंतः कोणों का योग, फार्मूला यही होता है n-2 इंटू पाई। समबहुभुज मतलब समबाहु त्रिभुज की बात करें या वर्ग की बात करें, ये सब समबहुभुज, क्योंकि जिसकी भुजाएं बराबर हो सभी, वह समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। सर्वाधिक प्रश्न आपका रेगुलर पॉलीगन पे ही पूछा जाता है। तो दोनों बात समझ गए। एक पॉइंट और समझना है, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। बात समझ रहे हैं। एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण मतलब एगो कोण का मान,
तो ये बताइए कुल योग होता है n-2 पाई, अब बट्टे में n कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण। आपसे कोई पूछे कि बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा तो आप कहिएगा नहीं बता सकते, क्योंकि बहुभुज में भुजाओं की लंबाई अलग अलग होता है तो कोण भी अलग अलग होगा। लेकिन समबाहुभुज में, रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर और प्रत्येक कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 3 पॉइंट आपको एकदम याद रखना है। एक पॉइंट और बताते हैं, बहुभुज में कुल बाह्य कोण का योग, तो आप कहिएगा 2 पाई। 2 पाई से अभिप्राय, पाई का मान 180 दूनी 360 डिग्री। किसी भी प्रकार का बहुभुज हो उसके कुल बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। याद कर लीजिए इस बात को, बहुभुज के कुल बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब हम आपसे बात करें सम बहुभुज में कुल बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो 2 पाई होगा। समबाहुभुज हो या बहुभुज हो, कुल बाह्य कोण का मान 360। बात स्पष्ट है। अगला जो पॉइंट आपको पूछ रहे हैं, सम बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n। तो ध्यान ये देना है कि अगर समबाहुभुज है, समबाहुभुज किसे कहते हैं फिर एक बार बता देते हैं, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा, प्रत्येक कोण बराबर होगा। बात समझ गए ना। तो ये आप छयों को बढ़िया से समझ बूझ करके अगर याद रखिएगा तो इस पे अगर प्रश्न पूछे, आपके एसटी में एक प्रश्न यहां से रहेगा। अगर आप बना लें तो बेहतर है, न बनाए तो कोई बातें नहीं है। अब हम आपको एक पॉइंट और समझा देते हैं, इस पे आधारित प्रश्न हम आपको नहीं कराने, हम आपको समझा दिए कि किस तरह का प्रश्न इसमें रहेगा। बात स्पष्ट है। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट डाउन कर लिए, ठीक। अब हम लोग बहुभुज में विकर्णों की संख्या पे बात करेंगे। प्रश्न डायरेक्ट देता है, एक छोटा सा फार्मूला रहेगा, अगर आपको याद रहे तो तुरंत काम हो जाएगा, न याद रहे तो तुरंत नहीं होगा, क्योंकि तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारे रेंज के बाहर का प्रश्न है। ठीक है, बहुत समझदार हैं आप लोग। विकर्ण की संख्या, विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। याद कर लीजिए फार्मूले को, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। हम आपसे पूछें कि एक चतुर्भुज है, उसमें कितने विकर्ण, एक त्रिभुज में विकर्ण हम आपसे पूछें। चलिए थोड़ा सा, तो अगर हम यहाँ 3 रखे, यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, 0 हो गया, 0 में 2 से भाग लगा दिए तो 0 हो गया, मतलब त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है। अगर आपसे पूछे कि एक चतुर्भुज है तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 4 का 1 में गुणा 4/2 तो 2 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे 5 को, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या आपसे पूछे तो 5 गुणे 5 माइनस 3/2 अर्थात 5 गुणे 2/2, 2 से 2 कट गया तो 5 आंसर हो गया। हम आपसे कहें कि एक 10 भुजाओं वाली बहुभुज में विकर्णों की संख्या, तो 10 गुणे 10 में से 3 जाएगा तो 7/2, तो 2 पचे 10, 7 पचे 35 हो जाएगा। बात मेरा समझ रहा है ना। तो ये जो विकर्णों की संख्या है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप विकर्णों की संख्या निकाल लीजिएगा, बहुभुज में भुजाओं की संख्या दे देगा और आपसे विकर्णों की संख्या पूछेगा तो n क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो आप हमारी बात को समझ रहे हैं। ये हम लोगों का 2D एक तरह से समझिए कि कंप्लीट कर दिए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हम लोग का अगला पार्ट आपको मिलेगा वह आपका 3D से होगा। देखते हैं कि 3D भी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें या 2 हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कल आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था
कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा है। थैंक यू, बाय। तैयारी आप करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।